हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे एकेडमी एक्सीलेंस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर CC10 जिसे 3002 भी कहते हैं, जिसका नाम है टेस्टिंग मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन इन एजुकेशन। उसके यूनिट नंबर 3 हम डिटेल में कवर करेंगे, तो जिसका नाम है टेस्टिंग रिलेटेड टू टीचर बिहेवियर एंड टीचिंग सिचुएशन। तो पहला टॉपिक हमारा आता है टीचिंग ऑफ टीचर इफेक्टिवनेस, कि हम टेस्ट कर रहे हैं टीचर की इफेक्टिवनेस को, कि टीचर कितना इफेक्टिव है अपने काम में। तो बात करते हैं कि कहते हैं टेस्टिंग टीचर इफेक्टिवनेस एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है एजुकेशन इवोल्यूशन में। ये हेल्प करता है असेस करने में कि जो टीचर है वो कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है किसी प्लानिंग में, या उसका इंस्ट्रक्शंस में, या मैनेज करने में क्लास में, या कंट्रीब्यूशन करना बच्चों की लर्निंग में, या ओवरऑल स्कूल के इन्वायरमेंट में। यानी कि टीचर की इफेक्टिवनेस को टेस्ट किया जाता है, वो ये देखने की कोशिश कि जो टीचर है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है प्लानिंग में, इंस्ट्रक्शंस में, मैनेज करना है क्लास को, या फिर बच्चों की लर्निंग में उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, स्कूल के एनवायरनमेंट में उसका कैसा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये कह सकते हैं कि एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है एजुकेशनल इवोल्यूशन में। अब बात करते हैं कि जो टीचर की इफेक्टिवनेस है जो है, ये बहुत ही क्रूशियल होती है, क्योंकि मेंटेन करती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इम्प्रूव करती है लर्निंग आउटकम्स को। अगर टीचर काफी इफेक्टिव है, मतलब उसकी बहुत कुशल है, तो इससे क्या होगा कि जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो मेंटेन रहेगी, बेहतर होगी, और जो बच्चों का आउटकम होगा यानी वो बहुत अच्छा आएगा। अब बात करते हैं कि जो है हम जो ये टेस्ट कर रहे हैं टीचर की इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए, इसका उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य इसका ये है कि हम जो है क्या करना चाहते हैं, हम जो है टीचिंग की जो क्वालिटी है उसको सुधारना चाहते हैं। कि अगर जो टीचर जो अपने टीचिंग स्ट्रेटेजीज को यूज कर रहा है, जो इंस्ट्रक्शंस का यूज कर रहा है, अगर उसे ये पता लगता है कि भाई टेस्ट करने के बाद इस एरिया में इसकी दिक्कत है, तो भाई उस एरिया को वो क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, इम्प्रूव करेगा। तो टीचर जो है अपनी इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है, यानी कि आइडेंटिफाई करता है, स्ट्रेंथ करता है अपने एरिया को, जो फॉर इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज को। अब बात करता है इनहेंस करना है स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम्स को, कि इसका क्या मतलब होता है कि इसमें जो है अगर एक टीचर की इफेक्टिवनेस काफी अच्छी होगी, तो हमारे जो बच्चों का जो लर्निंग आउटकम होगा वो भी काफी बेहतर होगा। यानी कि एक इफेक्टिव टीचर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो बच्चों के एकेडमिक स्कोर्स होते हैं उसमें, या को करिकुलर परफॉर्मेंस होती है उसके अंदर। बात करते हैं टू इंश्योर करना टीचर एबिलिटी, कि जो टीचर है, टीचर जो अपने जब वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है, तो वो बहुत अपनी ड्यूटी को जो है, जब उसका मूल्यांकन, उसे पता है कि उसके बेट जो वो काम कर रहा है उसका मूल्यांकन होगा, इवोल्यूशन होगा, तो अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा और इथिकली परफॉर्म करेगा। तो ये इंश्योर करता है टीचर की अकाउंटेबिलिटी को। फिर टू फैसिलिटेट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कहने का मतलब ये है कि ये हेल्प करता है टीचर को एक अच्छी जो प्रोफेशनल ही तरीके से प्लान करने में, डिजाइन करने में, जो भी कहते हैं किसी प्रोग्राम की नीड होती है। यानी कि यहाँ पे हम नीड बेसिस ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं टीचर्स को, कि अगर कोई टीचर है जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, अगर वो टेक्नोलॉजी हमारे जो पुराने टीचर्स हैं उनको नहीं आ रही है, तो क्या करेंगे हम, बच्चों को अच्छे पढ़ाने के लिए, उनके अच्छे आउटकम के लिए टीचर की इफेक्टिवनेस जो है, जैसे कि वो डिजिटल टूल्स का यूज कर पाए, जिससे कि टीचर की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। तो इससे क्या करते हैं, हम फैसिलिटेट करते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। फिर बात करते हैं, और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, उसके साथ में करते हैं फॉर रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड अप्रेजल। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो प्रोवाइड करता है वैलिड और रिलायबल डाटा फॉर डिसीजन लेने में, कि किस टीचर का सिलेक्शन करना चाहिए, किसका प्रमोशन होना चाहिए, किसका परफॉर्मेंस अप्रेजल होना चाहिए। नाउ 6 पॉइंट इज टू सपोर्ट करिकुलम डेवलपमेंट। अब करिकुलम डेवलपमेंट कैसे सपोर्ट करता है, कि जैसे कि हम, मतलब जो रिजल्ट आया है हम ये देखते हैं, रिजल्ट को डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो करिकुलम बनाया था, है ना, वो करिकुलम कितनी इफेक्टिवली अप्लाई किया गया है क्लासरूम्स में। ये 7 पॉइंट इज टू इन्फॉर्म एजुकेशन पॉलिसीज, यानी कि हम ऑफर करते हैं एविडेंस पॉलिसी मेकर्स को, कि वो डेवलप करे टीचर्स के लिए एजुकेशन और असेसमेंट, जिससे कि वो सपोर्ट करे हमारे सिस्टम्स को। बात करते
करते हैं क्या फ़ायदे होते हैं हम जो टेस्ट करें टीचर की इफेक्टिवनेस को मेज़र करने के लिए, तो ये प्रोवाइड करता है एक ऑब्जेक्टिव फीडबैक जिससे कि हम ये समझ पाते हैं। यानी कि क्या समझ पाते हैं कि टीचर ये समझ पाते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी होनी चाहिए। स्ट्रक्चर टूल के थ्रू जो है स्ट्रक्चर टूल्स का यूज़ करें, वो टेक्निक्स का यूज़ करें। यानी कि हमें जो टीचर्स है उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको समझने में मदद करती है। अब बात करती है प्रमोट करना प्रोफेशनल ग्रोथ। अब जैसे कि इसमें क्या करता है कि इनकरेज करता है सेल्फ रिफ्लेक्शन की मतलब एक टीचर देखिए कि भाई आज मैंने जो पढ़ाया था, वो जो पढ़ाया था वो कितना इफ़ेक्टिव रहा है या मेरे मेथड में कहाँ कमी रही है। वो अडॉप्ट करे नए-नए इनोवेशंस मेथड है कि वो पुराने लेक्चर मेथड से ना पढ़ाती रहे, वो डेमोंस्ट्रेशन का मेथड का यूज़ करे या और भी बहुत सारे मेथड्स जो होते हैं उनका यूज़ करे, बच्चों को पिक्चर्स दिखाए, विजुअल एड्स का यूज़ करे, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करे, चार्ट्स का यूज़ करे, है ना? इस तरीके से। अब नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ कि इम्प्रूव करता है लर्निंग एनवायरनमेंट को कि हम इंश्योर करते हैं स्टूडेंट के बेनिफिट्स को जब हम क्या करते हैं इंस्ट्रक्शन मेथड यानी कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन मेथड है उनको इफेक्टिवली यूज करते हैं तो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। सपोज कि अगर हम बात करें कि भाई चलो भारत के नक्शे की ही बात कर रहे हैं और भारत के नक्शे में हमने भारत का नक्शा बच्चों को दिखाया नहीं, उसके बाद सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई उड़ीसा उड़ीसा के बारे में बात कर दी या किसी और राज्य के बारे में बात कर दी और वो ये नहीं बताया कि कहाँ पर है। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को इतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर वही चीज हम मैप पर दिखाए कि भाई उड़ीसा इस साइड है या फिर आपका ये राज्य इस साइड है, इधर का जो मतलब कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है, ये ऐसी सारी चीज़ें बताएँ। अगर वो दिखाएँगे हम ज़्यादा, तो बच्चा देखेगा तो वो बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाएगा क्योंकि बहुत सारे सेंसेस उसके इन्वॉल्व होंगे। तो उससे क्या होगा जो बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं सपोर्ट्स टीचर अप्रेज़ल। कि अगर हम जब टेस्ट कर रहे हैं टीचर की इफेक्टिवनेस को तो स्कूल की जो अथॉरिटी होती है उसको हेल्प करती है कि भाई देखो ये इसके एविडेंस है जिस एविडेंसेस पे वो डिसीजन ले पाए कि मतलब जो टीचर है टीचर को क्या किया जाए, उसको अप्रेज किया जाए, भाई उसकी तारीफ वारीफ की जाए कि भाई हाँ भाई देखो ये टीचर बहुत अच्छे से इन टूलों को यूज करती है, जिससे कि जो टीचर्स होते हैं वो भी मोटिवेट होते हैं अपने काम के प्रति और नए नए मेथड्स का यूज करते हैं और उन्हें देखकर मोटिवेट होते हैं कि हाँ भाई ये देखो उन्हें भी सीखने का मौका मिल जाता है उनसे। बात करते हैं मेंटेन्स एजुकेशन क्वालिटी। इससे क्या होता है कि ये एक एक्ट करता है क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म के रूप में स्कूल्स में और इंस्टीट्यूशंस में। बात करते हैं इनकरेज करते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस कि कैसे इनकरेज प्रैक्टिसेस की टीचर जो है बिकम मोर सेल्फ अवेयर हो, ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो, रिफ्लेक्टिव हो अपने टीचिंग स्टाइल्स के लिए कि जो ये मेथड यूज़ किया था क्लास में वो कितना इफेक्टिव रहा। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की कि क्या डिसएडवांटेजेस है। तो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है कि हम ज़्यादातर भरोसा करते हैं कि स्कूल की स्टूडेंट है उनके अचीवमेंट्स में कि अगर बच्चे के स्कोर अच्छे आए हैं तो इसका मतलब ये है कि जो टीचर ने पढ़ाया वो बहुत बढ़िया पढ़ाया था, यानी कि टीचिंग क्वालिटी काफी अच्छी रही थी। ठीक है, इसी तरीके से आप कहते हैं ना कि क्लास में 100 बच्चे हैं तो सारे फर्स्ट नहीं आते, तो भाई कॉन्सेंट्रेट बच्चों को पर्सनल बच्चे ने उस टाइम पे बच्चा सुन भी रहा था नहीं सुन रहा था, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी थी, तो भाई वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा या और भी बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। तो हम ऐसा ना हो कि बस स्टूडेंट के अचीवमेंट्स पे हम रिलाई करें कि भाई बच्चों के स्कोर अच्छे नहीं आए तो भाई यानी कि जो टीचिंग क्वालिटी वो बहुत खराब थी, है ना? एजुकेशनल इवोल्यूशन बायस यानी कि अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो जैसे पीयर्स के थ्रू हमने मतलब फीडबैक ले लिया उनके या स्टूडेंट्स के थ्रू फीडबैक ले लिया तो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हो सकता है। किस तरीके से मतलब भाई जैसे हमने जिस व्यक्ति से फीडबैक लिया, जैसे उसका कोई पीयर था मतलब टीचर का कोई पीयर था मतलब जो साथ में पढ़ा रहे थे, अब उनसे मैंने फीडबैक ले लिया जिससे कि मतलब हो सकता है उनकी उससे लड़ाई रखी, उसने बहुत फीडबैक दे दिया कि भाई ये टीचर तो ऐसा है, ये टीचर वैसा है, ये ऐसे करके। या स्टूडेंट में भी हो सकता है कि वो जो जिस टीचर के लिए फीडबैक लिया जा रहा था वो उस टीचर को पसंद ना करता हो किसी रीजन से। तो भाई जो अगर हम ऐसे बच्चों से फीडबैक ले रहे तो बहुत मूल्यांकन में बायसनेस हो जाएगी ना, इसी तरीके से। तो बस ये आती है कि बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा, इंक्रीज करता है हमारे स्ट्रेस को। टीचर के ऊपर जो टीचर्स में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक्सप्रेस जो है प्रेशर का, फिर उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको रिड्यूस कर सकता है, इनोवेशंस को रिड्यूस कर सकता है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टूल्स, इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टूल्स का मतलब होता है कि स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट होते हैं वो कैप्चर नहीं कर पाते जो टीचर्स का पूरा मतलब टीचर्स का जो बिहेवियर है वो कुछ चीज को ही तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती है जो टीचर्स के बिहेवियर के मतलब टीचर के बिहेवियर में होती है और वो हम क्या नहीं कर पा रहे पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं स्टैंडर्ड टेस्ट में।
अब बात करते हैं टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि हम जब प्रॉपर इवैल्यूएशन करते हैं तो बहुत मतलब सिग्निफिकेंटली टाइम चाहिए होता है, प्लानिंग चाहिए होती है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। अब बात करते हैं रिस्क ऑफ सुपरफिशियल टीचिंग की, कि मतलब ऐसा भी तो हो सकता है जब हम उनका मूल्यांकन करने गए थे या देखने गए थे, तो भई जो है टीचर जो है मतलब उस टाइम पे बहुत अच्छे से एक्ट कर रहा था कि मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा रहा था। लेकिन बाद में गए तो पता लगा कि टीचर जो है मतलब क्लास में आता ही नहीं है या 15-15 दिन तक क्लास में नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब जो टीचिंग है वो मतलब एक तरह से जो दिखाई जा रही है और जो वास्तव में है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो टीचर माइट बी फोकस ऑन रिजल्ट, कि टीचर जो है फोकस कर रहा है सिर्फ कि उसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, ना कि मतलब इस पे कि बच्चों जो है बच्चों को होलिस्टिक एजुकेशन दी जाए, यानी कि हर तरह की शिक्षा दी जाए। अब बात करते हैं कि हम और कौन से मॉडल्स हैं जिससे टीचर की इफेक्टिवनेस को मेजर किया जा सकता है। तो बात करते हैं मेडले एंड कुकर्स मॉडल्स, जो 1987 में आया था। ये जो अप्रोच है इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे। पहला है टीचर्स का बिहेवियर, दूसरा है स्टूडेंट का बिहेवियर और उसके बाद है स्टूडेंट के अचीवमेंट्स। तो ये हाइलाइट करता है एक डायनामिक रिलेशनशिप इंटरेक्शन किसके बीच में टीचिंग मेथड्स और लर्निंग आउटकम, कि अगर टीचिंग मेथड्स काफी अच्छे यूज किए जाएंगे तो लर्निंग आउटकम भी काफी अच्छा होगा। तो अब बात करते हैं सेकंड मॉडल हमारा, कहते हैं प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल। ठीक है, अब जो प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल है, ये कहते हैं रॉयजन शाइन एंड फ्रोस्ट ने 1971 में दिया था, कि फोकस करते हैं कहते हैं टीचिंग प्रोसेस पे, टीचिंग प्रोसेस लाइक क्वेश्चनिंग करना, क्लैरिटी करना, जो कि लीड वो ये कहते हैं कि भाई अगर टीचर की प्रोसेस काफी अच्छी है तो जो स्टूडेंट का लर्निंग होगा वो काफी अच्छा निकल कर आएगा। तो ये टीचर जो है टीचर की प्रोसेस और लर्निंग आउटकम यानी कि स्टूडेंट की लर्निंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो यानी कि ये मॉडल जो है ऑब्जर्वेबल टीचिंग प्रैक्टिस विद द लर्निंग अचीवमेंट्स, की अगर ये कहते हैं कि जो ऑब्जर्वेबल टीचिंग प्रैक्टिस के साथ में एसोसिएट करते हैं लर्निंग की, जो लर्नर की अचीवमेंट्स को। अब बात करते हैं ये जो नेक्स्ट मॉडल है, जैसे डेनिल्सन्स फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग, जो 2007 में आया था। इन्होंने टीचिंग परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए 4 डायमेंशंस दिए हैं। पहला कि टीचर कैसे प्लान कर रहा है, कैसे प्रिपरेशन कर रहा है, क्लासरूम इन्वायरमेंट को इसने इंक्लूड किया है, इंस्ट्रक्शंस का इंक्लूड किया है, प्रोफेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको इंक्लूड किया है। अब बात करते हैं और किससे मेजर कर सकते हैं हम, 360 डिग्री एवोल्यूशन मॉडल का यूज कर सकते हैं एनसीटी में। जैसे कि हम जो है कंबाइंड फीडबैक ले सकते हैं स्टूडेंट से या फिर पीयर से या फिर सुपीरियर से, ये सेल्फ एवोल्यूशन कर सकते हैं, जिससे कि जो है होलिस्टिक वे मिल जाता है टीचर की परफॉर्मेंस के लिए। कंक्लूजन क्या आता है, कि कंक्लूजन ये आता है कि जो टीचर की जो इफेक्टिवनेस है ये मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए और इसेंशियल होनी चाहिए, कहते हैं मॉडल एजुकेशन सिस्टम के अंदर। और जो है ये व्हेन इम्प्लीमेंट विद फेयर, यानी कि ये जब इम्प्लीमेंट की जाए वो फेयरनेस के साथ हो, कॉम्प्रिहेंसिवनेस हो, इसमें कंट्रीब्यूट करे जो भी, जैसे अगर टीचर को कहते हैं मतलब कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सिग्निफिकेंटली, वो इम्प्रूव करे टीचर की बेटर स्टूडेंट लर्निंग हो। इसके साथ ओवरऑल जो है इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिवनेस हो। हालांकि इट मस्ट बी हैंडल विद द केयर, हमें जब भी हम कर रहे होंगे तो हमें बहुत ही केयरली हैंडल करना होगा, कि उस टाइम पे अवॉइड करें स्ट्रेस को, बायस को, सुपरफिशियल जजमेंट्स को। अब बात करते हैं हमारा जो सेकंड पॉइंट है हमारी यूनिट का, तो इसका सेकंड पॉइंट क्या है, टेस्टिंग ऑफ टीचर प्रोसेस, कि हम जो टीचर की प्रोसेस है उसको कैसे टेस्ट कर रहे हैं, मतलब कैसे प्रोसेस को टेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट है कि जो टेस्टिंग ऑफ टीचर प्रोसेस का क्या मतलब है, ये इवलेट करता है टीचिंग, कहता है टीचिंग को, जो कि रिलेट करती है एक्टिविटी से, मोटिवेशनल जो हमारी स्ट्रेटेजीज है जिसे हम यूज करते हैं, किसके द्वारा कहते हैं यूज की जाती है टीचर्स के द्वारा ड्यूरिंग द क्लासरूम इंटरेक्शन। यानी कि अगर हमें टेस्ट करनी है टीचर की प्रोसेस को, कि मतलब टीचर कैसे लेक्चर को मतलब कैसे पढ़ा रहा है ना। तो अगर उस प्रोसेस को मतलब टीचर की प्रोसेस को हमें टेस्ट करना है, तो हम कैसे मूल्यांकन करेंगे, कि उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज है, उसका बिहेवियर है, जो वो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज यूज कर रहा है, किस टाइम पे, जब क्लासरूम के इंटरेक्शन के टाइम पे, यानी कि जब वो क्लास में जा रहा है, जब बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ करा रहा है, कैसा उसका बिहेवियर है, कैसे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ का यूज़ कर रहा है, इस तरीके से। हम फोकस करते हैं ना कि सिर्फ आउटकम्स में, कि बच्चों को रिजल्ट कैसा है, हम इस बात पे भी फोकस कर रहे हैं कि जो टीचर है वो कैसे पढ़ा रहा है, वो अपनी प्लानिंग कैसे कर रहा है, वो डिलीवरी कैसे कर रहा है लेक्चर की, वो क्लासरूम कैसे मैनेज कर रहा है, वो कैसे एंगेजमेंट देख रहा है कि बच्चों के साथ वो कैसे एंगेज है, इस तरीके से।
अब टीचिंग प्रोसेस का क्या मतलब होता है? टीचिंग प्रोसेस का मतलब होता है वो सारी एक्शंस, वो सारे डिसीजन जो कि टीचर लेता है कब? जब वो क्लास में जाने से पहले, क्लास के दौरान और क्लास से आने के बाद में। जैसे कि पहला कि वो लेसन प्लान बनाएगा, इंस्ट्रक्शन मटेरियल डिसाइड करेगा, उसके बाद डिलीवरी करेगा, कंटेंट की एक्सप्लेन करेगा, कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेगा, टीचिंग एड्स को, टेक्नोलॉजीज़ को, क्वेश्चन्स आस्क करेगा, ये चेक करेगा कि बच्चों को समझ में आया या नहीं आया है। फिर उसके बाद ये देखेगा कि जो क्लासरूम है उसमें जो क्लासरूम बिहेवियर को देखेगा, वो बच्चों को प्रोवाइड करेंगे फीडबैक्स और कंडक्ट करेगा असेसमेंट। अब बात करते हैं कि कौन-कौन सा कंपोनेंट्स है, कौन से की कंपोनेंट्स है, तो फर्स्ट की अकॉर्डिंग द कहते हैं रोज शाइन्स कहते हैं एंड फर्स्ट प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल के थ्रू है। तो पहला है प्लानिंग और प्रिपरेशन, यानी कि प्लानिंग और प्रिपरेशन में क्या होगा? लेसन प्लान बनाना, हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना, टीचिंग स्ट्रेटजीज को डिसाइड करना। सेकंड पॉइंट आएगा प्रेजेंटेशन स्किल, कि मतलब जब मतलब वो अपने मटेरियल, अपना जो कंटेंट है उसको कैसे प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वो क्लैरिटी होनी चाहिए एक्सप्लेनेशन में, वॉइस में मॉड्यूलेशन होना चाहिए, कि मतलब जहाँ पे साउंड मतलब यानी कि जो वॉइस है कभी हाई पिच होनी चाहिए, कभी लो पिच होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे जो है बहुत कंसंट्रेशन के साथ समझ पाए। हम यूज़ करें ब्लैक बोर्ड का कहते हैं ऑडियो वीडियो एड्स का यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की क्वेश्चनिंग एंड इंटरेक्शन। लिसनिंग और इंटरेक्शन में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाए वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए, जिसमें बच्चा अपना अपने विचार भी बता सके, अपने विचार रख सके, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कि बच्चे ऐसा नहीं है कि वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, कि अगर बच्चे अच्छे से जवाब दे रहे हैं तो उस टाइम पे हम रीइंफोर्स करें, पॉजिटिव रीइंफोर्स करें, नेगेटिव रीइंफोर्स करें। जैसे कि अगर उसने कोई अच्छा जवाब दिया है तो उसे बोले वेरी गुड, अगर कुछ बोला है तो उसे समझाएँ कि मतलब नेगेटिव रेनफोर्समेंट करे, वो गलत बिहेवियर को रिड्यूस करने की कोशिश करे। अब बात करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब कि टाइम होना चाहिए, कि मतलब जो टाइम स्लॉट मिला हुआ है उसी के अंदर वो काम पूरा हो जाना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे ध्यान से सुने। उसके साथ-साथ कि मतलब शोर ना हो रहा हो, कि कुछ बच्चों के पास आवाज़ जा रही है, किसी बच्चों के पास आवाज़ नहीं जा रही, ड्यू टू नॉइज़। स्मूथ कहते हैं स्मूथ कहते हैं ट्रांजिशंस होना चाहिए। हम टीचिंग एड्स का हम अच्छे से यूज करें, अप्रोप्रिएट और इफेक्टिवली इंस्ट्रक्शंस मटेरियल का यूज करें, आईसीटी का यूज करें, जिससे कि बच्चों की ज्यादा से ज्यादा सेंसेस इंक्लूड हो और बच्चे बहुत अच्छे से समझ पाए, और एक लॉन्ग टर्म लर्निंग होनी चाहिए। अब बात करते हैं असेसमेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि असेसमेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस कैसे हो सकता है? जैसे फॉर्मेटिव इवोल्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं, कहते हैं चेक करें प्रियर नॉलेज को, कि बच्चों को पहले कितना आता है, रियल टाइम फीडबैक ले, कि मतलब बच्चे हमने कुछ जैसे कोई लेक्चर पढ़ाया उसके बाद भी बीच में क्वेश्चन पूछ ले, तो इससे हमें फीडबैक मिल जाएगा कि बच्चों को कितना समझ में आया है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 7 टीचर्स बिहेवियर मतलब कैसा, कि टीचर ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को मोटिवेट करे, एक जोश बना, फेयरनेस हो, उसके बाद रिस्पॉन्सिव होना चाहिए बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं टूल्स क्या है हमारे टेस्ट करने के लिए टीचिंग प्रोसेस को। कौन-कौन से टूल्स हैं हम टीचिंग के प्रोसेस को हम मतलब टेस्ट करेंगे। फर्स्ट वन है ऑब्जर्वेशन एंड शेड्यूल और चेकलिस्ट। जैसे ये है फिल्टर का इंटरेक्शंस एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, इसी के थ्रू कर सकते हैं, रेटिंग स्केल के थ्रू यूज कर सकते हैं, जिससे टीचर के बिहेवियर को जान पाए, इंटरेक्शन स्टाइल जान पाए। उसके साथ-साथ हम रिकॉर्ड कर सकते हैं लेक्चर्स को, जो मतलब टीचर ने पढ़ाए हैं उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसके बाद पोस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई टीचर ने कैसा पढ़ाया था। इसके बाद पीयर इवैल्यूएशन कर सकते हैं, कि कलीग ऑब्जर्व कर ले और उन्हें जो है एक स्ट्रक्चर फीडबैक दें। इसके बाद सेल्फ रिफ्लेक्शन डायरी हो सकती है, कि वो ये देखें कि भाई जो उन्होंने मेथड यूज़ किए थे वो कितने इफेक्टिव रहे। स्टूडेंट का फीडबैक फॉर्म हो सकता है, कि उसमें वो जो है एक स्ट्रक्चर फीडबैक मिले, कौन क्लैरिटी पे, एंगेजमेंट में, रिस्पॉन्सिवनेस में। अब करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्टिंग द टीचिंग प्रोसेस, की सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये इंप्रूव करता है इंस्ट्रक्शन क्वालिटी को, इंकरेज करता है हमारा रिफ्लेक्टिव टीचिंग को, और इन्फॉर्म करता है इन सर्विस ट्रेनिंग को, हेल्प करता है टीचर के अप्रेजल में, और एनहेंस करता है स्टूडेंट की लर्निंग को। थ्योरेटिकल रेफरेंस की बात करें तो प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल की कहता है रॉयंशन एंड फ्रॉस्ट के द्वारा जो 1971 में दिया गया था। इसमें ये बताया गया था कि इन्होंने जो जोर दिया है, जो अपने सबसे ज्यादा मतलब जोर दिया है, वो इन्होंने दिया है कि टीचर्स के बिहेवियर को उन्होंने प्रोसेस बताया, और
और वो उन्होंने उसको लिंक करा है स्टूडेंट की अचीवमेंट्स को, जिसे प्रोडक्ट बताया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डायमेंशंस फ्रेमवर्क, जिन्होंने फोकस किया था प्लानिंग, इंस्ट्रक्शंस, क्लासरूम एनवायरनमेंट, जो कि एक पार्ट होता है इसका प्रोसेस का। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन यही आता है कि जो टेस्ट करते हैं हम टीचर की प्रोसेस को, एक एसेंशियल एलिमेंट हो जाता है टीचर के मूल्यांकन में, और हम इसमें से बच्चों की जो मार्क्स उस पर डिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि क्वालिटी क्या है बच्चे टीचर्स की पढ़ाने की और उसका स्टाइल क्या है, इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हम एक स्ट्रक्चर टूल का यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेते हैं, और हेल्प करता है ये डेवलप करने में और मोर इफेक्टिव और रिफ्लेक्टिव है स्टूडेंट सेंटर टीचर्स को। अब बात करते हैं फ्लेंडर्स इंटरेक्शंस एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम्स। ये थ्योरी हमारा नेट में भी आती है, तो यहाँ पे मैंने इंक्लूड करी है, आप इस थ्योरी को इस क्वेश्चन में इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जो फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी जो सिस्टम है, ये डेवलप की गई थी एंड कहते हैं नेड ए फ्लेंडर ने 1959 में। ये एक टूल है जिसमें हम यूज करते हैं ऑब्जर्व करने में, एनालाइज करने में क्लासरूम इंटरेक्शन जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है। ये हेल्प करता है हमें ये मूल्यांकन करने में वर्बल कम्युनिकेशन के पैटर्न को और अंडरस्टैंड करने में मदद करता है टीचिंग की प्रोसेस को। ये हेल्प करता है। ये इट इज अ बेस ऑन प्रिंसिपल्स। ये कुछ प्रिंसिपल पे आधारित है, जैसे हम इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स होती है ग्रेटली किस पे, इंटरेक्शन किसके बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। अब बात करते हैं कौन क्या उद्देश्य है इसका, मतलब क्यों बनाया गया है, क्या उद्देश्य है। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं और कैटेगराइज करते हैं क्लासरूम के वर्बल बिहेवियर को, एनालाइज करते हैं नेचर एंड प्रोपोर्शन, जो है टीचर और स्टूडेंट के टॉक के बीच में क्या नेचर होता है, क्या प्रोपोर्शन होता है, क्या अनुपात में होता है। असेस करते हैं डेमोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव नेचर ऑफ टीचिंग। इंप्रूव करते हैं टीचर की इफेक्टिवनेस को थ्रू फीडबैक। अब बात करते हैं कि एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम 1 to 1 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम एक क्लासरूम सिचुएशन लेते हैं, टीचर एंटर हुआ क्लास के अंदर, उन्होंने कहा कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस मोटिवेशंस, कैन यू टेल मी व्हाट मोटिवेशंस मीन्स। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन दैट मीन्स कि उन्होंने प्रेज किया, इंकरेज किया, जो कि कैटेगरी 2 के अंदर हमारा आ जाता है। अब यहाँ पे हम नीचे समझेंगे कि कैटेगरी 2 क्या है, कैटेगरी 4 क्या है, कैटेगरी 8 क्या है, तो इस तरीके से। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसने पूछा कि कैन व्हाट मोटिवेशन मीन्स, यानी कि क्वेश्चन उन्होंने आस्क किए। बात करते हैं स्टूडेंट ने आंसर दिया कि इट मीन्स इंटरनल ड्राइव्स टू अचीव गोल्स। स्टूडेंट का टॉक रिस्पॉन्स आ गया। अब बात करते हैं टीचर ने रिप्लाई किया कि एक्सीलेंट, दैट इज राइट। तो ये क्या करा कि टीचर ने प्रेज किया, यानी कि तारीफ की। अब बात करते हैं, यूज कर रहे हैं हम, जैसे कि हमने इस मेथड को यूज किया, तो ये शॉर्ट इंटरेक्शन को एनालाइज किया गया है। जैसे हमें टीचर के टॉक के जो है, मतलब कैटेगरी 2 4 2 से एग्जांपल्स मिले थे, जो कि 75% को शो कर रहा है। स्टूडेंट के टॉक्स के 8 कैटेगरी 8 से आया है, जो 25% को शो कर रहा है। तो इससे क्या, अब देखिए ये 10 कैटेगरी में इस जो FIAC है, यानी फ्लेंडर का जो स्केल है, ये किस तरीके से डिवाइडेड है, 10 कैटेगरी, यानी कि जो इस क्लासरूम का वर्बल इंटरेक्शन होता है उसे 10 कैटेगरी में बांटा गया है। और अगर देखें तो ये ग्रुप्ड किया गया है अंडर 3 ब्रॉडर एरियाज के। तो अब देखते हैं कैसे। पहले जैसे कि कैटेगरी 1 देखते हैं कि टाइप ऑफ इंटरेक्शन, कैसे इंटरेक्शन होता है। जैसे एक्सेप्ट फीलिंग्स। एक्सेप्ट फीलिंग का मतलब है कि टीचर एक्सेप्ट करता है स्टूडेंट की जो फीलिंग्स होती है, जो टीचर होता है वो एक्सेप्ट करता है, क्लैरिफाई करता है स्टूडेंट्स की फीलिंग को। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि स्टूडेंट ने टीचर ने बोला आई अंडरस्टैंड यू आर नर्वस बिफोर एग्जाम, कि आप जो है एग्जाम से पहले नर्वस है, मैं समझ रही हूँ। तो यानी कि हम बच्चे की फीलिंग को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्रेज और इंकरेज करना। प्रेज और क्या होता है कि जो टीचर है वो अप्रिशिएट करता है, सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है स्टूडेंट को, कि अगर बच्चे ने अच्छा रिप्लाई, क्वेश्चन का अच्छा जवाब दिया, तो हम बोलेंगे वेरी गुड आंसर राहुल, कीप इट अप। तो हमने बच्चे को अच्छे से प्रेज किया, जिससे कि बच्चे को ये लगेगा हाँ भाई मैंने अच्छा किया, मैं और आगे अच्छा करूं। अब बात करते हैं थर्ड, एक्सेप्ट्स और कहते हैं यूज आइडिया ऑफ स्टूडेंट्स, कि हम एक्सेप्ट करें बच्चे के आइडिया को और यूज करें आइडियाज को। अगर टीचर जो है एक्सेप्ट करे और बिल्ड करे स्टूडेंट के, एंड बिल्ड्स ऑन स्टूडेंट आइडिया, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन हमने पूछा, उसका आंसर एक बच्चे ने बहुत अच्छा दिया, तो उसका हम बोलेंगे दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, लेट्स एक्सप्लोर इट फर्दर। ठीक है। अब बच्चे की, यानी कि बच्चा अगर कुछ बोल रहा है तो हमें उसे सुनना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर उसको कोई पॉइंट है तो उसे हमें उसे उसमें शामिल भी करना चाहिए। अगर अच्छा भी नहीं है तो फिर भी हम उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें। अब बात करते हैं
आस्क करते हैं क्वेश्चंस, आस्क करते हैं क्वेश्चंस कैसे कि टीचर आस्क करे क्वेश्चन को कि जो भी इंफॉर्मेशंस है या फिर चेक करे अंडरस्टैंडिंग को कि बच्चे ने कितना समझा। जैसे मैंने पूछा कि व्हाट इज मीन हाइपोथेसिस, अगर बच्चे जवाब दे रहे हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया है। बात करते हैं लेक्चरिंग। लेक्चरिंग में क्या होता है कि टीचर गिव फैक्ट्स देता है, ओपिनियन देता है, एक्सप्लेन करता है कि टुडे वी विल लर्न क्या था अबाउट टाइप ऑफ वैलिडिटी। नाउ गिविंग डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे कि टीचर जो है इंस्ट्रक्शंस और कमांड देता है कि आप बुक नंबर अपनी इस बुक का क्या था पेज नंबर 45 खोलिए, यानी कि प्लीज ओपन योर बुक्स टू पेज 45। अब क्या करते हैं कहते हैं जस्टिफाई करना अथॉरिटी और क्रिटिसिज्म करना, जो है करेक्ट करता है और आलोचनाएं करता है और एनफोर्स करता है डिसिप्लिन के लिए कि यू आर टॉकिंग अगेन, कहते हैं प्लीज पे अटेंशन। अब स्टूडेंट टॉक रिस्पॉन्स, यानी कि स्टूडेंट जो है रिस्पॉन्स टू टीचर क्वेश्चंस और कहते हैं इंस्ट्रक्शंस, यानी स्टूडेंट जो है स्टूडेंट है आंसर कर रहे हैं, तो ये क्या है फॉर्मेटिव इवल्यूशन हो रहा है, यानी कि फॉर्मेटिव मूल्यांकन किया जा रहा है। अब बात करते हैं स्टूडेंट टॉक, यानी कि ये स्टूडेंट टॉक में आपका आ जाएगा रिस्पॉन्स। अगर बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है तो ये टीचर के लिए फॉर्मेटिव इवल्यूशन हो जाता है, वो मूल्यांकन कर पाता है कि हाँ भाई बच्चे ने क्वेश्चन का जवाब अच्छे से दिया है। इन्हीं कहते हैं अनिटेशन का मतलब क्या होता है कि टीचर जो है मतलब स्टूडेंट जो है वॉलेंटरली जो है गिव्स आइडियाज क्वेश्चंस और ओपिनियन, कि स्टूडेंट बोल रहा है कि जैसे मैम कैन वी यूज FIAC फॉर ऑनलाइन टीचिंग, तो क्या हम इस मेथड को ऑनलाइन टीचिंग में यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है इनिशिएट करना, कि मतलब जो हमने समझाया है उसे कैसे इनिशिएट कर रहा है। अब बात करते हैं साइलेंस और कंफ्यूजन, यानी कि नो क्लियर कम्युनिकेशन और कंफ्यूजन, स्टूडेंट लुक पजल एंड नो रिस्पॉन्स। अब जैसे कि जो कैटेगरी 1 से लेके 7 तक थे वो टीचर टॉक के अंदर आएंगे, जिसमें टीचर एक्सेप्ट करता है फीलिंग्स को बच्चों की, उसके साथ प्रेज करता है, इनकरेज करता है, जैसे कि हमने ऊपर समझाया एक्सेप्ट करना और यूज करना स्टूडेंट के आइडियाज को, आस्क करना क्वेश्चंस, लेक्चरिंग करना, डायरेक्शंस देना, ये सारी चीज इसके अंदर आ जाएंगे। और क्या है जस्टिफिकेशन अथॉरिटी या क्रिटिसाइज करना, स्टूडेंट टॉक में आ जाएगा आपका 8 और 9 पॉइंट कैटेगरी में, जिसमें स्टूडेंट टॉक में आ जाएगा आप उसका रिस्पॉन्स करना और उसका इनिशिएशन करना, इनिशिएट करना। जैसे कि रिस्पॉन्स में क्या आता है, वो जो टीचर ने क्वेश्चंस पूछे उन क्वेश्चंस का जवाब देना, ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्स। और अगर आज के बच्चा मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे वो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है अपने ओपिनियन को, इनिशिएटिंग करना है डिस्कशन में, यानी कि पार्टिसिपेट कर रहा है डिस्कशन में, तो ये स्टूडेंट इनिटेशंस में आ जाएगा। अब बात करते हैं साइलेंस और कंफ्यूजन। साइलेंस और कंफ्यूजन कैटेगरी 10 में आ जाता है। साइलेंस और कंफ्यूजन में जैसे पॉज, पीरियड्स ऑफ कंफ्यूजन और अनक्लियर कम्युनिकेशन आ जाएगा। अब बात करते हैं FIAC ऑब्जर्वेशन प्रोसेस क्या होती है कि जो ऑब्जर्वर है वो रिकॉर्ड करता है क्लासरूम के इंटरेक्शन, कहते हैं 3 सेकंड के इंटरवल में, वो कहते हैं ईच इंटरवल में कहते हैं कोडेड करता है यूज ऑफ 10 कैटेगरीज, यानी कि कौन कौन सी कैटेगरीज का यूज किया गया है ये, और वो क्या बनाता है एक टैली शीट बनाता है या मैट्रिक्स बनाता है, जिससे कि वो एनालाइज कर पाता है इंटरेक्शन के पैटर्न को। अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन क्या कहते हैं। अगर टीचर टॉक्स यानी कि टीचर टॉक्स का परसेंटेज काफी अच्छा आता है, तो इसका मतलब है कि जो क्लास में जो अप्रोच रही थी वो कहते हैं टीचर सेंटर रही थी। अगर स्टूडेंट टॉक का परसेंटेज ज्यादा अच्छा आ रहा है, तो इसमें ये पता लगता है कि स्टूडेंट का एंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन काफी अच्छा था। इसके बाद और अगर परसेंटेज क्वेश्चन का ज्यादा आ रहा है, तो ये शो करता है कि हाउ मच टीचर प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, की टीचर कितना क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर रहा है, और अगर यूज कर रहा है वो प्रेज का, तो ये दिखाता है कि वो कितना पॉजिटिवली रिइंफोर्समेंट स्ट्रेटेजी का यूज कर रहा है। नाउ कि अब अगर देखें कि हमारे जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है इसके, मतलब एजुकेशन में कैसे अप्लाई हो सकता है कि हम जो है इम्प्रूव करते हैं टीचर के बिहेवियर को। हम देखते हैं कि जो है मोर कॉन्शियस ऑफ कहता है हाउ दे टॉक एंड रिस्पॉन्ड, कि कैसे वो टॉक कर रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो उसके लिए ज्यादा कॉन्शियस रहे। प्रमोट करते हैं डेमोक्रेटिक टीचिंग को, यानी कि इंकरेज करते हैं स्टूडेंट के पेशेंस को और रिस्पॉन्सेस को। सपोर्ट करता है हमारा रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को, यानी कि टीचर कैन जो फैसिलिटेट कर पाए, एडजस्ट कर पाए अपने मेथड्स को। हम फैसिलिटेट करते हैं फीडबैक बेस्ड ट्रेनिंग को, यानी कि यूज करते हैं हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को, जिससे कि कंस्ट्रक्ट कर पाए एक फीडबैक। अब जैसे कि हमने वही समझा कि ये एक बहुत पावरफुल ऑब्जर्वेशनल टूल है, जिसे प्रोवाइड करते हैं सिस्टमेटिकली इनसाइड क्लासरूम कम्युनिकेशन में, हेल्प करता है टीचर ट्रेनी और रिसर्चर्स को ये समझने की टीचर स्टूडेंट के इंटरेक्शन को बैलेंस किया जाए, प्रमोट किया जाए इंगेजिंग डेमोक्रेटिक और रिफ्लेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस को। अब बात करते हैं टेस्ट करना
एजुकेशनल एनवायरनमेंट को। ये हमारा पॉइंट नंबर 3 आ जाता है हमारे सिलेबस में। तो टेस्टिंग कर रहे हैं हम एजुकेशनल एनवायरनमेंट को। तो क्या एजुकेशन एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, इस बारे में हम एक टेस्ट कर रहे हैं। तो एजुकेशन एनवायरनमेंट जो है रिफ्लेक्ट करता है जो हमारा फिजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, इंटेलेक्चुअल कंडीशंस हो सकती है जहाँ पे टीचिंग और लर्निंग की जा रही है। टेस्टिंग का मतलब होता है, अगर अगर देखा जाए एजुकेशन एनवायरनमेंट में, तो इसका मतलब होता है कि हम असेस करते हैं क्वालिटी को, और उसके साथ कहते हैं कंडक्टिवनेस है और इफेक्टिवनेस को देखते हैं एनवायरनमेंट में, जो कि सपोर्ट करती है हमारी किसको, लर्निंग को और डेवलपमेंट को। ये जो प्रोसेस है वो प्रोवाइड करती है एक फीडबैक किसको, जिससे कि इम्प्रूवमेंट की जा सके, हेल्प करती है एजुकेशन प्लानिंग में, इंश्योर करती है लर्नर्स को रिसीव करने में एक ऑप्टिमल कंडीशन फॉर लर्निंग के लिए। अब बात करते हैं कि हम क्यों है अपने एजुकेशन एनवायरनमेंट को, क्या उद्देश्य है। तो हम ये देखते हैं कि जिस जगह पर मतलब लर्निंग की जा रही है, वहाँ का जो एरिया मतलब जो एनवायरनमेंट है वो सेफ है या नहीं, है या नहीं है, या फिर स्टिमुलेटिंग लर्निंग स्पेस है या नहीं है। इसके साथ साथ हम ये भी मूल्यांकन करते हैं कि जिसको जो स्कूल स्कूल है या कॉलेज है, उसकी पॉलिसीज और जो उसका क्लाइमेट है वो इफेक्टिव है या नहीं है। उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि ऐसी कोई बैरियर तो नहीं है कि जो स्टूडेंट की लर्निंग में बन रहे हो। तो इसका मतलब जैसे पुअर लाइटिंग है या नॉइस हो रहा है या फिर नेगेटिव पीयर रिलेशनशिप है, तो जो कि स्टूडेंट की लर्निंग पे काफी इम्पैक्ट। हम एसेस करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की, टीचर का कैसा रिलेशनशिप है, स्टूडेंट की कैसे रिलेशनशिप है, या पीयर्स का कैसे रिलेशनशिप है। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, ये गाइड करता है एडमिनिस्ट्रेशन को इनहेंस करने में, जो कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशंस है उनमें सुधार किया जा सके। प्रमोट करते हैं हम क्वालिटी एश्योरेंस को एजुकेशन के अंदर। अब बात करते हैं डायमेंशंस क्या है हमारे एजुकेशनल इन्वायरमेंट में जो हम टेस्ट करते हैं। तो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू मंगस 2005 और एनसीटी के अकॉर्डिंग कौन कौन से मल्टी डायमेंशन है। तो फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट देखते हैं, जैसे उसमें क्लासरूम का साइज ऐसा तो नहीं कि बहुत छोटा है। वेंटिलेशन यानी कि हवा की मतलब वेंटिलेशन के लिए कि धूप हवा अंदर बाहर से आ पा रही है या नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा, जिससे कि क्लास में उमस ना बने। लाइटिंग है, प्रॉपर लाइटिंग है या नहीं, बच्चों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट है या नहीं है, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, आईसीटी फैसिलिटीज है या नहीं है, साफ सफाई है या नहीं है, सेफ्टी है या नहीं है। इसके साथ साथ हम साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट देखें तो ये देखें कि इमोशनली सेफ्टी है, मोटिवेशनल सेफ्टी है या नहीं है, स्ट्रेस लेवल या फिर स्टूडेंट वेलबींग देखें। इसके साथ टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव होना चाहिए, एक हार्मोनिक रिलेशनशिप होना चाहिए, ओपननेस ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर एक सिनेरियो के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इन अ वन क्लास द टीचर स्कोल्ड स्टूडेंट फॉर एवरी मिस्टेक, अगर टीचर जो है बच्चों की हर गलतियों पे डांटता है, तो स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे और फियर फियर यानी कि डर से भरे होंगे, और लर्निंग कैसी हो जाएगी, हो जाएगी। लेकिन दूसरी क्लास में क्या होता है कि टीचर जो है उन मिस्टेक्स को सुधारता है, और जो प्रेज करते हैं, जो उन्होंने कोशिश की है उसकी तारीफ करता है कि हाँ भाई आपने बहुत अच्छा किया, और मतलब आपने सवाल पूछे, इस तरीके से यानी कि प्रेज करना एफर्ट्स को, जिससे कि स्टूडेंट जो है क्वेश्चन बहुत फ्रीली आस्क कर पाए और लर्निंग इम्प्रूव हो जाती है। तो ये साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं सोशल एनवायरनमेंट में। सोशल एनवायरनमेंट में ये कि पीयर इंटरेक्शन है, इंक्लूजन होना चाहिए, एब्सेंसी होनी चाहिए, बुली और डिस्क्रिमिनेशन, कि बच्चे ऐसा नहीं है कि बेजाय कर रहे हैं बच्चों की, या किसी तरह से परेशान कर रहे हैं, रैगिंग चल रही है, या आपस में मतभेद बने हुए हैं इस तरीके से। अपॉर्चुनिटी फॉर कोलिब्रेशन यानी कि सब मिलकर काम कर रहे, रिस्पेक्ट कर रहे डाइवर्सिटी की, क्योंकि अगर सब कहते हैं अलग अलग बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग रिलीजन से आ रहे हैं, तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए डाइवर्सिटी का। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल इन्वायरमेंट। इंस्ट्रक्शनल इन्वायरमेंट में मतलब टीचिंग मेथड जो है उसमें यूज करें आईसीटी का, रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए, कि एक टीचर जो है पढ़ाना तो चाहता है, लेकिन कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाना चाहता है जिससे कि है, जो कि दिखाकर काफी बेहतर तरीके से समझाए जा सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हमारे पास आईसीटी टूल्स नहीं है, या रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, या फिर हम ग्लोब दिखाना चाहते हैं तो ग्लोब मॉडल नहीं है, ग्लोब नहीं है, ठीक है, या मैप के थ्रू को समझाना चाहते तो मैप नहीं है। तो ये सारी चीजें ना होने से भी दिक्कत होती है। अब करिकुलम रिलेवेंस हो, यानी कि असेसमेंट क्वालिटी हो, और लर्निंग एंगेजमेंट। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वायरमेंट, कि लीडरशिप बिहेवियर कैसा अच्छा होना चाहिए, सपोर्टिव सिस्टम होना चाहिए, और क्या था पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए।
अब पेरेंट्स टीचर का कोलैबोरेशन होना चाहिए, स्कूल जो है डिसिप्लिन और विजन विजन होना चाहिए कि स्कूल का। अब बात करते हैं टूल और टेक्निक का, कौन सी टूल और टेक्निक के थ्रू हम इसे मेजर कर पाएंगे। तो पहला है कि लर्निंग एनवायरनमेंट इन्वेंटरी का यूज कर सकते हैं, या क्लास एनवायरनमेंट स्केल का यूज कर सकते हैं, या स्कूल कहते हैं क्लाइमेट इन्वेंटरीज का यूज कर सकते हैं। एनओएस और एनसीईआरटी ने जो एनवायरमेंटल चेकलिस्ट दी है उनके थ्रू देख सकते हैं। इसके बाद ऑब्जर्वेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं कि डायरेक्ट क्लास में जाके ऑब्जर्व कर पाए, स्कूल की सेटिंग्स को देखे कि भाई कैसे काम हो रहा है। क्वेश्चनर और सर्वे का यूज कर सकते हैं, फीडबैक ले ले बच्चों से, टीचर से, पेरेंट्स से, इंटरव्यू कंडक्ट कराए या फोकस ग्रुप करे कि इससे कि हम समझ पाए कि स्कूल का कल्चर कैसा है। रिकॉर्ड करे, कहते हैं स्कूल रिकॉर्ड्स देखे, रिपोर्ट्स देखे कि अटेंडेंस कितनी है, सेफ्टी जो कोई इंसिडेंट हो जाता है तो सेफ्टी के लिए क्या क्या मेजरमेंट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिकॉर्ड्स कैसा है। केस स्टडी हो कि डीपली एनालाइज कर पाए स्कूल के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और क्लास को। अब इंटरप्रिटेशन क्या आता है, यूज ऑफ रिजल्ट। अगर जैसे इंटरप्रिटेशन देखें और जो मतलब जो रिजल्ट आया उसको कैसे यूज करें। हम जैसे हमने देखा कि जो है कोऑपरेटिव क्लासरूम क्लाइमेट्स को, मतलब हम जैसे अगर बच्चों मतलब जो क्लासरूम का क्लाइमेट अच्छा नहीं है तो उसे स्ट्रेंथन करें। जो हमने वीकनेस देखी है तो कोऑपरेटिव क्लासरूम क्लाइमेट बनाए, और डिटेक्ट करें कि जो जिन जिन एरियाओं में हमें नीड है जो मतलब सुधार करने की, तो उनमें सुधार किया जाए। जैसे कि प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है तो उन्हें उनकी कमी को पूरा किया जाए, या पुअर पेयर इंटरेक्शन है तो उन्हें सुधारा जाए। ठीक है, इसके साथ इन्फॉर्म करें पॉलिसी डिसीजन में। उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, टीचर ट्रेनिंग नीड्स हो तो उसकी जरूरत, अगर टीचर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है तो उनमें सुधार किया जाए। उसके साथ है सर्व करें एक बेसलाइन मॉनिटर करने के लिए स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान्स को। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ, क्या प्रोसेस है। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द एजुकेशनल एनवायरनमेंट। तो अब वो प्रोसेस की बात करें, इसमें तो जो प्रोसेस होते हैं यानी कि सिस्टमेटिकली स्टेप होते हैं जो असेस करते हैं हमारे टीचर लर्निंग एनवायरनमेंट को। तो एनसीईआरटी मैनुअल के में जो दिया हुआ है वो स्टेप्स मैं बता रही हूँ। फर्स्ट की प्लान करें, ठीक है, प्लान करने के बाद टूल कलेक्शन, टूल पहले प्लान कर लिया, टूल का सिलेक्शन करना है, फिर डाटा कलेक्ट करना है, फिर एनालाइज करना, फिर रिपोर्ट करना, फिर एक्शन प्लान करना। अब जैसे प्लान करना और प्रिपरेशन करना, प्लान और प्रिपरेशन में क्या कि डिफाइन करें पर्पस कि हम जो एजुकेशन एनवायरनमेंट में क्या टेस्ट करना चाहते हैं, क्यों टेस्ट करना चाहते हैं, कि हम मतलब वहां पे ये देखना चाहते हैं कि लर्निंग की कंडीशन कैसी है, उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, ये देखना चाह रहे हैं। बात करते हैं इसके साथ सिलेक्ट करें हम टाइप ऑफ एनवायरनमेंट टू बी टेस्ट, किस कौन सा एनवायरनमेंट टेस्ट करना चाह रहे हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट देखना चाह रहे हैं, साइकोलॉजिकल देखना चाह रहे हैं, इंस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट देखना चाह रहे हैं। अब बात करें टूल सिलेक्शन और डेवलपमेंट, किस टूल कौन सा स्टैंडर्डाइज टूल का यूज करेंगे, या फिर हम डेवलप करेंगे कस्टमाइज्ड चेकलिस्ट या क्वेश्चनर जो, या फिर रेटिंग स्केल का। बात करें डाटा कलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, या सर्वे या क्वेश्चनर के थ्रू, या इंटरव्यू के थ्रू, या फोकस ग्रुप, या एनालिसिस के थ्रू। अब बात करते हैं एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन। हमारे पास डाटा मिला है उसे एनालाइज करें डाटा को और देखें कि कौन सा स्ट्रेंथन एरिया है, कौन सा वीकर एरिया है। यूज करें हम स्कोरिंग सिस्टम का और क्वालिटी कोडिंग का फॉर ओपन रिस्पॉन्सिवनेस। फीडबैक की बात करते हैं, फीडबैक एंड रिपोर्टिंग में कि हम प्रेजेंट फाइंडिंग जो है जो कि स्टेक होल्डर्स के द्वारा आई है, जैसे टीचर एडमिनिस्ट्रेशन और पेरेंट्स के थ्रू, तो हम यूज करें ग्राफिकल रिपोर्ट्स का समराइज करें और उसे क्या करें, रिप्रेजेंटेशन करें, प्रेजेंटेशन करें। अब एक्शन प्लान एंड फॉलोअप कि जो हमने इम्प्रूव डेवलप करे एक इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटेजी, जो भी हमारे फाइंडिंग आई है उसके उनके बेसिस पे, और हम मॉनिटर करें। ठीक है, जो हमने जो इम्प्लीमेंटेशन जो यानी कि जो पॉलिसीज बनाई है, जो स्ट्रेटेजीज बनाई है, उसको क्या करें, इम्प्लीमेंट करें, उनको मॉनिटर करें कि वो पॉलिसी कितनी इफेक्टिव रही। अगर उसके बाद भी अगर हमें कोई कमियां दिखाई देती है तो चेंज करने की कोशिश करें। अगर फायदे की बात करें तो इससे क्या फायदा होगा कि अगर हम टेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन एनवायरनमेंट को, तो ये प्रमोट करता है स्टूडेंट लर्निंग सेंटर, स्टूडेंट लर्निंग स्टूडेंट सेंटर, जैसे कि इंश्योर करता है सपोर्टिव इन्वायरमेंट टेलर टू स्टूडेंट नीड्स। यानी कि हम जो लर्निंग है वो प्रमोट करें, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग होनी चाहिए, कहते हैं इंप्रूव करें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज को। ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में गैप की फिजिकल रिसोर्सेज में क्या, जैसे फिजिकल रिसोर्सेज में जैसे क्लासरूम का साइज छोटा है तो उसे मतलब उसे सुधारा जाए। ठीक है, सैनिटेशन वगैरह दी जाए अच्छे से, इस तरीके से इनहेंस करता है टीचर की प्रैक्टिस को कि जो है मतलब रिवील करता है जो मतलब स्ट्रेटेजीज यूज कर रहा है टीचर, और वो क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज यूज की जा रही है वो टीचर जो बच्चों की लर्निंग है उस पर काफी प्रभाव डालती है। बूस्ट करना इमोशनल एंड सोशल वेलबींग्स पे कि हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कोई इशू तो नहीं है, अगर इशू है तो उसे रिजॉल्व करने की
है, इम्प्रूव करता है, कहते हैं इन्फॉर्म करना पॉलिसी एंड प्लानिंग को, कि ये हेल्प करता है स्कूल के जो लीडर्स है या पॉलिसी मेकर है उनको डाटा प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ उसके साथ क्या होता है कि सपोर्ट एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, कि हम मूल्यांकन करते हैं कि स्कूल के अंदर इंक्लूसिविटी हो या और इक्वालिटी होनी चाहिए लर्निंग स्पेस में, कि सब मिलकर शिक्षा ले सके, यानी कि नो डिटेंशन, यानी किसी भी बेसिस पे बच्चों को एडमिशन के लिए मना ना करे इस तरीके से, और एक सभी के लिए शिक्षा हो इस तरीके से। फैसिलिटेट करे क्वालिटी एश्योरेंस में, यानी कि बच्चों को जो है एक अच्छी, मतलब हम एक्ट करें जो है एक्ट एज मेजर्स फॉर स्कूल एक्रेडिटेशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यू, मतलब फैसिलिटेट करता है एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन बच्चों को मिले। नुकसान क्या हो जाते हैं भाई? नुकसान ये टाइम कंज्यूमिंग, बहुत सारा समय लग जाता है, क्योंकि डाटा कलेक्ट करना है, सर्वे वर्वे करने हैं। सब्जेक्टिव हो सकता है कि मतलब लोग अपने पर्सनल बायसेस डाल सकते हैं, ऑब्जर्वर्स और रिस्पॉन्डर्स, जो कि रिजल्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। टूल लिमिट्स हो सकती है कि वो एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट को मेजर नहीं कर पाया है। रेसिस्टेंस फॉर कहते हैं हम स्टेक होल्डर पे रेसिस्टेंट होते हैं, ठीक है, उन्हीं पे भरोसा करते हैं कि वो मतलब रिस्पॉन्स करते हैं। सुपरफिशियल कंप्लेंट्स हो सकती है कि जो है मतलब स्कूल जो मे भी कहता है स्कूल में मेक टेम्परेरी चेंजेस जस्ट टू पास असेसमेंट, कि जब असेसमेंट हो रहा है उस टाइम पे स्कूल ऐसा एक्ट करे कि जैसे वो बहुत बढ़िया स्कूल है। और कहते हैं ओवर एम्फेसिस ऑन मेजरेबल फैक्टर्स, यानी कि इंटेंजिबल जो एस्पेक्ट्स होते हैं लाइक मोटिवेशन और क्रिएटिविटी में भी, मतलब जो टेंजिबल है उन चीजों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स जो है उन पर फोकस ही नहीं किया जा रहा है, उसे अंडर असिस्ट किया जा रहा है। कंक्लूजन की बात करते हैं तो क्या कंक्लूजन हमारा आ जाता है? तो कंक्लूजन ये आता है कि टेस्टिंग ऑफ इवोल्यूशन एनवायरनमेंट एक क्रूशियल स्टेप है किसके लिए? क्वालिटी एजुकेशन के लिए, लर्निंग वेलबींग के लिए, और एक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। ये अलाउ करता है एजुकेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिसी मेकर को कि वो देखें कि जो क्लास का जो हमारा जो स्कूल है, जो क्लासरूम है, उसका क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल सोशल ग्रोथ को बढ़ाए। उसके साथ साथ हम जब मूल्यांकन कर रहे हो तो टेंजिबल और इंटेंजिबल एस्पेक्ट दोनों फैक्टर्स को इंक्लूड करें, और एक जो है कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर प्रोवाइड करें जो लर्निंग को बेहतर बना सके। अब बात करते हैं हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं टेस्ट स्कोर को। एक सुटेबल एग्जांपल के थ्रू समझाएं तो टेस्ट स्कोर जो है एक केवल जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता है स्टूडेंट की नॉलेज या उसके इंटेलिजेंस को, बल्कि ये प्रभावित भी होती है दो तरीके से। एक इंटरनल हो सकता है फैक्टर्स और एक हो सकता है एक्सटर्नल। जैसे कि इंटरनल में हमारा साइकोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल है, और एक्सटर्नल में हमारे इन्वायरमेंट फैक्टर्स है, यानी कि जो है टेस्ट स्कोर जो है जो प्रभावित होता है ना कि सिर्फ स्टूडेंट की नॉलेज और उसके इंटेलिजेंस से, बल्कि वो जो टेस्ट हैं वो कहते हैं साइकोलॉजिकल और कहते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी प्रभावित हो सकते हैं। चलिए हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को हम इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं, जो कि रिलेट करते हैं हमारी मेंटल और इमोशनल स्टेटस जो है लर्नर का होता है उस टाइम पे। हो सकता है देखो जब हमारा जो टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है उस टाइम पे जो बच्चे का जो मेंटल स्टेटस है या इमोशनल स्टेटस है जो जो है वो उस टाइम पे सही ना हो, तो जो कि हमारे टेस्ट स्कोर को काफी प्रभावित कर सकता है। अब जैसे कि कौन कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो हमारे टेस्ट प्रभावित कर सकते हैं, तो एक है मोटिवेशन, कि अगर बच्चा मोटिवेटेड ज्यादा होगा तो वो उस टाइम पे अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर वो मोटिवेटेड नहीं होगा या उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तो कहते हैं मतलब ऐसे ही कुछ भी आंसर दे देगा, जो कि कहते हैं हमारे रिजल्ट्स को काफी इम्पैक्ट डाल सकता है। अब बात करते हैं एंजाइटी और स्ट्रेस। एंजाइटी यानी कि टेस्ट एंजाइटी जो है मतलब जो हमारी रिकॉल मेमोरी उसको भी मतलब कि इम्पेयर कर देती है, कंसंट्रेशन को इम्पेयर कर देती है। यानी कि कहीं नहीं, देखो अगर मेरे को ये मेरे मन में ये है कि यार टेस्ट है कैसे होगा, तो क्या होता है कि हमें आता हुआ भी हम भूल जाते हैं, तो हमारा जो रिकॉल मेमोरी उस पर इम्पैक्ट करता है कि मतलब हमें याद नहीं आ रहा है या फिर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है इस तरीके से। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जो होता है, अगर थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है तो वो मोटिवेट करेगा, लेकिन ज्यादा ज्यादा मात्रा में स्ट्रेस है तो वो परफॉर्मेंस को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है, तो सेल्फ स्टीम मतलब जो है बिल्कुल लो है, तो वो कोई भी आंसर का क्वेश्चन करेगा तो उसे डाउट होगा कि ये सही है कि गलत है, या फिर क्वेश्चन को छोड़ना पसंद करेगा। अगर ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो वो क्या करेगा? कहते हैं ना कि नहीं भाई भाई मैं आज यार ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था जिस वजह से यार कहता है मेरा क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो गया। अब बात करते हैं अटेंशन एंड कंसंट्रेशन।
अटेंशन और कंसंट्रेशन भी काफी इम्पैक्ट डालती है, कि अगर हमारा अटेंशन और कंसंट्रेशन होगा तो हमारी जो एक्यूरेसी होगी रिस्पॉन्सेज वो काफी अच्छी होगी, क्योंकि हम अच्छे से डिफिकल्ट चीजों को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब बात करते हैं मेमोरी और रिकॉल एबिलिटी, कि टेस्ट स्कोर में अगर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरी भी डिपेंड करती है टेस्ट स्कोर में, ठीक है। तो यानी कि अगर हमारी मतलब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है हमारी मतलब अच्छी है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक चीजें हम याद नहीं कर पाते हैं, तो वो चीजें भी काफी इम्पैक्ट डालती है। मेंटल फिजिलिटी और कहते हैं हेल्थ कंडीशन, अगर फिजिकली मैं बीमार हूँ या मेंटल बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, तो जो बच्चा है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। प्रीवियस एक्सपीरियंस विद टेस्ट, यानी कि जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो काफी इम्पैक्ट डालते हैं, कि मैं जैसे कोई बच्चा बार बार फेल हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं डर बन जाएगा कि भाई कुछ भी कर लो अभी वो फेल होगा, तो आता जाता भी वो सब खराब कर देगा। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर, कि एनवायरमेंटल फैक्टर जो है कैसे प्रभावित डालते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर को इन्फ्लुएंस भी कहते हैं, जो हमारे आसपास होते हैं, जो स्ट्रेंथ को यानी कि प्रिपरेशन के स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एंड टेस्टिंग प्रोसेस में जो प्रभाव डालते हैं। कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे हमारे, तो फर्स्ट है होम एनवायरनमेंट। होम एनवायरनमेंट में जैसे कि ये सपोर्ट करते हैं, जैसे अगर हमारी सपोर्टिव फैमिली है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारा जो स्कोर होगा ना वो बहुत एकेडमिक स्कोर बहुत ज्यादा सुधर जाएगा। जैसे मेरी मम्मी मेरे को घर पे पढ़ा रही है, यानी कि घर में मेरे को पढ़ाने वाले हैं गए, और घर से भी काफी सपोर्ट मिला हुआ है, तो क्या होगा, यानी कि मतलब लैक ऑफ स्पेस नहीं है, या लैक ऑफ स्पेस नहीं है, नॉइस है, या फिर फैमिली स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो ये मेरे प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं बाधा बन जाएगा। तो अगर फैमिली का सपोर्ट होता है तो बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस में मदद करता है। स्कूल एनवायरनमेंट की बात करें, तो स्कूल एनवायरनमेंट इंकरेज करता है टीचर्स को, पीयर सपोर्ट और पॉजिटिव स्कूल कल्चर, जो कि इंप्रूव करता है कॉन्फिडेंस। और अगर यानी कि कहने का मतलब, अगर हमारे स्कूल यानी कि स्कूल में जो टीचर्स हैं वो इंकरेज कर रहे हैं, पीयर सपोर्ट भी काफी अच्छा है, पॉजिटिव स्कूल एनवायरनमेंट है, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। लेकिन अगर जो वहाँ पे जो स्कूल है उसका मतलब क्लाइमेट ऐसा है कि बच्चा वहाँ डरा डरा से रहता है, स्ट्रेस में रहता है, कुछ तो वो भी काफी इम्पैक्ट डाल देता है। उसके बाद है फिजिकल टेस्ट कंडीशन। फिजिकल टेस्ट कंडीशन मतलब जब टेस्ट हो रहा है, तो जैसे पुअर सीटिंग अरेंजमेंट है, लाइटिंग नहीं है, नॉइज बहुत हो रहा है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, जो कि बच्चों को चिड़चिड़ा कर देता है किस टाइम पे जब एग्जाम्स हो रहे होते हैं। अब बात करते हैं टीचिंग क्वालिटी। टीचिंग क्वालिटी में क्या है कि अगर अगर टीचर जब पढ़ा रहा है, तो टीचर जब पढ़ा रहा है तो उस टाइम पे उसको किसी चीज की नॉलेज नहीं थी, या उसने आधा अधूरा सा ज्ञान दे दिया, तो उसकी बच्चे की जो समझ है वो अच्छे से नहीं बन पाएगी, जिससे कि टेस्ट स्कोर का जो है वो बहुत कम हो जाएगा। यानी कि पुअर इंस्ट्रक्शन लीड करता है पुअर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, और जिससे कि क्या होगा, कहते हैं लोअर टेस्ट स्कोर होगा। अब बात करते हैं, कहते हैं सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है, कि जो स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट जो है एक ऐसे एरिया से आ रहा है जहाँ जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड है, जहाँ पे बुक्स नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कोचिंग नहीं है, तो क्या होगा, परफॉर्मेंस भी काफी इफेक्टिव होगी, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, और लैंग्वेज बैरियर भी हो सकते हैं, यानी कि जो टेस्ट है वो ऐसी भाषा में दे दिया गया है जो कि बच्चे को समझ में नहीं आ रही है। तो वो क्या होगा कि बच्चा जिस पोटेंशियल से मतलब जितना उसका पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल से वो मतलब परफॉर्म नहीं कर पाएगा। न्यूट्रिशन एंड स्लीप की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि अगर बच्चे को प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, या फिर प्रॉपर रेस्ट नहीं कर रहा है, तो उसका जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, या वो भी काफी मतलब कॉग्निटिव एबिलिटी मतलब काफी प्रभाव डालेगी। वो अलर्ट रहेगा, उसे बार बार नींद आती रहेगी, उबासियां लेते रहेगा, कि हाँ कहते हैं कि मतलब बार बार उबासी आती रहेगी, उसका कंसंट्रेशन बार बार बिगड़ेगा, तो वो इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं, डिस्कस एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। अब वही है, देखो जो मैंने ऊपर समझाया है वही है ये क्वेश्चन, कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर की हमने बात की है, सिर्फ इसमें ये बोल दिया कि एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए, तो यही सेम पॉइंट्स इसमें डाल देना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कि होम एनवायरमेंट इफेक्ट डालता है ना, इस कहते हैं स्कूल का क्लाइमेट डालता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ, होम एनवायरनमेंट की स्टूडेंट जो है, बच्चे को पढ़ने के लिए कैसा चाहिए, एक क्वाइट स्पेस चाहिए होता है, सपोर्टिव पेरेंट्स चाहिए होते हैं, जिससे कि वो बेटर परफॉर्म कर पाए। अब जिस घर में बार बार झगड़े होते रहेंगे, डिस्ट्रक्शन होगा घर में, तो वहाँ पे बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। अब बात करते हैं स्कूल क्लाइमेट से रिलेटेड, तो अगर स्कूल के अंदर टीचर जो है अप्रोचेबल हो, मोटिवेट करे बच्चे को, तो बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो एग्जाम में वेल परफॉर्म करते हैं। अगर फिजिकल टेस्ट कंडीशन की बात करें, अगर पुअर
लाइट नहीं है, नॉइस बहुत हो रहा है एग्जाम रूम्स में, तो वो एक डिस्ट्रैक्शन लेकर आता है, एंजाइटी लेके आता है, डिस्कम्फर्ट लेके आता है, जिससे कि पुअर स्कोर आते हैं। अब बात करते हैं टीचर क्वालिटी एंड लर्निंग प्रोसेस में, कि स्टूडेंट जो है टॉट कर रहा है, अगर जो टीचर है वो एक्सपीरियंस है, तो वो वैसे ही एग्जाम्पल्स का यूज करेगा जो कि रिलेवेंट हो गए उस टाइम पे, और असेसमेंट के लिए वही असेसमेंट मेथड यूज करेगा जो कि उस टाइम पे, जैसे कि जैसे मतलब कह सकते हैं कि एक एक्सपीरियंस टीचर है जो बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो रियल लाइफ एग्जांपल लेने की कोशिश करेगा, ना कि बुक के एग्जांपल को ही देखेगा। उसके साथ वो असेसमेंट भी इस तरीके से करेगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट करे, या फिर समेटिव करे, या फिर बच्चों को डायग्नोस करे, या फिर सिर्फ ऑब्जर्व करे, तो कौन सा मेथड का यूज करे उसको बहुत अच्छे से पता होगा। तो अब बात करते हैं सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कैसे, कि अगर स्टूडेंट जो है वो एक्सेस कर पा रहा है कोचिंग क्लासेस और ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह देख पा रहा है, तो वो काफी अच्छा स्कोर करता है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है उसके अकॉर्डिंग। पीयर इन्फ्लुएंसेस के मतलब, अगर मेरा ग्रुप बहुत अच्छा है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है प्रिपेयर करते हैं टुगेदर फॉर एग्जाम, कैन मोटिवेट ईच अदर एंड क्लैरिफाई डाउट्स एंड कहते हैं इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस। कि अगर जो है जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, यानी कि मेरे आसपास में जो है मतलब हेल्दी कॉम्पिटिशन है या स्टडी हैबिट्स है, कि देख देख कर भाई सीख रहे हैं कि अच्छा तुमने ये वाला टॉपिक करा, चलो मैं भी ये वाला करके आऊंगी, तो क्या होगा, हेल्दी कंपटीशन होगा। और दूसरी बात, अगर सपोज अगर कहते हैं कि किसी के नंबर अच्छे आ गए, वो कहें कि अरे यार इसके हमेशा अच्छे आते हैं, एक नेगेटिव व्यू क्रिएट हो जाता है, तो इस तरीके से चीज बहुत गलत इन्फ्लुएंस होती है। तो हम जो है पीयर इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए बच्चों के अंदर, एक स्टडी हैबिट्स होनी चाहिए। लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन एंड कल्चर फैक्टर्स कैसे उदाहरण हो सकता है, कि बच्चे की भाषा है वो अलग है, और जो पेपर और एग्जाम में जो भाषा दी गई है वो बहुत अलग है, तो वो काफी प्रभावित है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ की बात करें, तो जैसे कि स्टूडेंट को जो है उसने अपना ब्रेकफास्ट नहीं खाया एग्जाम से पहले, तो क्या वो एकदम वीक वीक फील करेगा, ड्रिजलिंग फील करेगा, और वो जो है कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, जिससे कि उसके लो मार्क्स आ सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ विल यू इंटरप्रिटेट टेस्ट स्कोर ऑफ एनी साइकोलॉजिकल टूल्स एंड डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल, कि आप कैसे टेस्ट स्कोर को इंटरप्रिटेट करेंगे, कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया है तो उसको एग्जांपल के थ्रू समझाएं। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट स्कोर की बात करें, तो इसका मतलब होता है जो हम यहाँ पे सिर्फ कहते हैं यहाँ पे मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट टू द नंबर ऑब्टेन फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल टूल बाय कंपेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे रिवील अबाउट द इंडिविजुअल बिहेवियर और ट्रेड्स, कि जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है, जो उसके ट्रेड्स है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, हम कंपेयर करते हैं किसके थ्रू, कहते हैं साइकोलॉजिकल टूल्स को, जो साइकोलॉजिकल टूल्स में क्या हुए, नंबर्स मिले हैं, उन नंबर्स का मतलब समझने की कोशिश करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है स्कोरिंग द टेस्ट। स्कोरिंग द टेस्ट मतलब कि रॉ स्कोर है जो है ऑब्टेन, यानी कि देखते हैं कि किसी बच्चे ने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं, तो स्कोरिंग द टेस्ट में आ जाएगी कि टोटल स्कोर आंसर या रेटिंग हो जाएगा। कन्वर्टिंग द स्टैंडर्ड स्कोर, यानी कि रॉ स्कोर जो है वो मीनिंगलेस है जब तक कि उन्हें एक मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट ना किया जाए, जैसे परसेंटाइल, जेड स्कोर या टेस्ट टी स्कोर या स्टेनर्स। अब बात करते हैं कंपेयर करते हैं नॉर्म से, यानी कि इंडिविजुअल स्कोर को कंपेयर किया जाता है एक रेफरेंस ग्रुप से या नॉर्म ग्रुप से, ये देखने के लिए कि वो बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, इंटरप्रेट करने के बाद हम स्कोर्स को ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो कहते हैं अबव एवरेज है या फिर कहते हैं बिलो एवरेज है या फिर एवरेज है। अब बात करते हैं कंसीडरिंग अदर फैक्टर्स, हम ये देखते हैं कि जब हम इंटरप्रेट कर रहे थे उसके साथ साथ उसके जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है उसको उसको भी ध्यान में रखते हैं, उसके बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा था, उसका मोटिवेशन कैसा था, उसकी टेस्ट कंडीशन कैसी थी, तो इन चीजों को भी हम देखते हैं, उन फैक्टर्स को भी हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे मैंने उन्हीं पॉइंट्स को काफी एक्सप्लेन कर दिया है, जो मैंने आपको ऊपर समझाया वही है, आप ये देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण ले लिया है, इंटरप्रिटेशन करना साइकोलॉजिकल टेस्ट स्कोर्स को। एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अमन, उसने क्या कहते हैं उससे एक इंटेलिजेंसी टेस्ट कंडक्ट कराया गया, तो उसमें उसका स्कोर आया 120। 120 अब एक मैनुअल से चेक करा कि मैनुअल में 120 का क्या मतलब है, तो 120 का मतलब है एवरेज, वो अबव एवरेज है बच्चा। तो इससे क्या इंटरप्रिटेट होता है कि हम इसे इंटरप्रिटेट कर पाते हैं कि अमन ने जो 120 स्कोर किया है, तो वो एक अबव एवरेज इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस उसका लेवल है, वो बहुत जल्दी से कोई चीजें सीख
सीख पाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, अंडरस्टैंड कर पाता है, कॉम्प्लेक्स आइडियाज को भी बहुत बेहतर तरीके से, जो कि उसकी एज के बच्चे ज्यादातर नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं, अगर हम कंसिडरेशन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे कि हम जो है ये बात ध्यान में रखेंगे कि जो इंटरप्रिटेशन है वो ये जो मैनुअल दिया है, टेस्ट का मैनुअल, उसको हमेशा ध्यान में रखकर करें। हम एक स्कोर पर रिलाई न करें, बल्कि मल्टीपल स्कोर्स ऑफ डाटा यूज करें। हम जो है एज, जेंडर, कल्चर और टेस्टिंग कंडीशन को भी ध्यान में रखें। यूज करें परसेंटाइल रैंक्स का और नॉर्म्स टेबल्स का, जो कि क्लैरिटी के लिए। इंटरप्रिटेशन यही आता है कि इंटरप्रिटेटिंग करते हैं हम साइकोलॉजिकल, ये एक साइंटिफिक है, ना साइंटिफिक के साथ साथ एक सेंसिटिव प्रोसेस भी है। इसमें इट मस्ट बी डन बाय, ये जो किया जाए ये एक प्रोफेशनल के द्वारा किया जाना चाहिए, एक रिलायबल टूल का यूज किया जाए। इसके साथ हम ये माइंड में रखें कि जो इंडिविजुअल का बैकग्राउंड है, जो पर्पस है असेसमेंट का, वो क्या है। इंटरप्रेट करें कि शुड ऑलवेज बी लीड टू कंस्ट्रक्ट फीडबैक एंड ग्रोथ एंड गाइडेंस, नेवर टू जज और डिस्क्रिमिनेशन। तो हमने यहाँ पे यूनिट थर्ड के सभी पॉइंट्स को अच्छे से कवर कर लिया है, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर को, उसमें जो क्वेश्चंस थे हमने सभी क्वेश्चंस को कवर किया है। तो थैंक यू फॉर अस वाचिंग माय वीडियो, एंड यूनिट 4 के लिए हम जल्द ही मिलने वाले हैं आपसे, और मैं ये यूनिट जल्दी लेके आने वाली हूँ। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।